गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3, जो कि आपका यूनिट 3 का नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा, प्रोजेक्ट योजना विधि के दोष, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 3 होगा। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि कल मैंने आपको प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण दोष के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण को पूर्ण रूप से बताया था। आज मैं आपको प्रोजेक्ट योजना विधि के दोष के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट योजना विधि के कौन कौन से दोष हैं। तो अगर दोष की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पहला इसका दोष आता है, यह विधि क्या होती है, बहुत खर्चीली होती है। दूसरा कहता है इसकी दोष की बात, ज्ञान का अव्यवस्थित होना। तीसरा कहता है आपका स्कूल कार्य का अव्यवस्थित होना। चौथा कहता है अध्यापक पर अधिक बोझ। पांचवा कहता है मंद बुद्धि विद्यार्थियों का और पिछड़ना। और लास्ट जो कहता है, छठे नंबर पर कहता है पुनरावृत्ति का अभाव। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो 6 हैं, ये क्या है, प्रोजेक्ट योजना विधि के दोष हैं। तो अब चलिए मैं आपको इन सब के बारे में डील कर कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है योजना विधि यानी प्रोजेक्ट योजना विधि के दोष के अंतर्गत पहला कहता है खर्चीली विधि। कहता है यह विधि बहुत व्ययपूर्ण है। इसके प्रयोग के लिए विभिन्न उपकरणों, उपादानों, साधनों, पुस्तकों, क्रिया पत्रिकाओं आदि की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस कारण भारत जैसे निर्धन देश में इसका प्रयोग प्राप्त मात्रा में नहीं किया जा सकता। यानी खर्चीली विधि, खर्चीली का अर्थ क्या हो गया, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिस कारण से ये जो भारत देश में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं हो पाता है। दूसरा कहता है ज्ञान का अव्यवस्थित होना। तो कहता है कि इसमें इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान अत्यधिक विच्छिन्न, अत्यधिक अव्यवस्थित और अत्यधिक तत्कालिक होता है। ज्ञान का अव्यवस्थित के अंतर्गत ये कह रहा है। तीसरा आपका कहता है स्कूली कार्य का अव्यवस्थित होना। तो इसके अंतर्गत कहता है कि इस विधि को क्रियान्वित करना हो तो, यानी कि क्रिया के अंतर्गत करना हो तो किसी प्रकार के समय विभाग चक्र का पालन करना असंभव हो जाता है। समयाभाव के कारण विभिन्न विषयों का निर्धारित पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं किया जा सकता है। अतः इस विधि के प्रयोग से शिक्षालय का संपूर्ण कार्य निष्क्रिय तथा अव्यवस्थित हो जाता है, यानी कि निरंतर नहीं चलता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है। उसके बाद कहता है अध्यापक पर अधिक बोझ। इसके अंतर्गत कहता है कि योजना विधि के अंतर्गत शिक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त योजना विधि के अनुसार उचित पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं। अतः अध्यापक की क्या हो जाती है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। यानी कि कोई ऐसा भी योजना आ जाता है जो छात्रों को समझ में नहीं आता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, उसका पाठ्य पुस्तक भी नहीं मिलता है। तो इसमें शिक्षक की क्या होती है, शिक्षक का जिम्मेवारी इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। अब शिक्षक क्या करते हैं, उसको सर्च करते हैं, कहीं कहीं से खोजते हैं, फिर छात्रों को क्या करते हैं, बताते हैं। आगे कहता है सभी शिक्षक सभी विषय में प्रशिक्षित नहीं होते। यानी कि हम लोग जानते हैं कि
कोई भी शिक्षक होगा तो प्रत्येक विषय में क्या होता है, निपुण नहीं होता है। वो अपने ही विषय में या कुछ ऐसे सब्जेक्ट होता है जिसमें निपुण होते हैं। इसलिए अध्यापक की क्या हो जाती है, कठिनाई बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैथ्स का टीचर किसी बच्चे को मैथ्स का प्रोजेक्ट दे देते हैं, योजना दे दिया बनाने के लिए। अब वहाँ पर अगर इंग्लिश की टीचर हो जाते हैं, चाहे हिंदी के टीचर हो जाते हैं, चाहे अदर सब्जेक्ट के जो फैकल्टी मेंबर हो जाते हैं, वो जब जाते हैं तो जब छात्र उनसे पूछता है तो उसमें वो उसको नहीं बता पाते, या बताते हैं तो काफ़ी सोच विचार कर, खोज खबर रख कर फिर बताते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता है कि उनके ऊपर बोझ बढ़ जाती है। छात्र कब पूछते हैं, जब उन्हें वो नहीं आता है तब। तो वही कहता है कि इसलिए अध्यापक की कठिनाई बढ़ जाती है और उन पर अधिक बोझ आ जाते हैं। तो ये हो जाता है अध्यापक पर अधिक बोझ। पांचवा कहता है मंद बुद्धि विद्यार्थियों का और पिछड़ना। तो इसके अंतर्गत कह रहा है कि इस विधि द्वारा सभी बालकों का संतुलित शिक्षण संभव नहीं हो पाता। मंद बुद्धि विद्यार्थी कोई रुचि नहीं लेते, यानी कि जो बच्चे मंद बुद्धि रहते हैं, यानी कि जिसको कुछ नहीं आता है, अगर इस योजना विधि के अंतर्गत लाया जाता है या योजना विधि दिया जाता है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो क्या करते हैं, उसमें मन नहीं लगाते हैं, अपना रुचि नहीं लगाते हैं। अधिक बोलने वाले विद्यार्थी स्वयं इस सारे उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहते हैं। अब वहाँ पर योजना अगर कोई ग्रुप में दे देते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो बच्चा काफ़ी अधिक बोलता है, यानी कि एक्टिव है, तो क्या करता है, वो चाहता है कि मैं खुद से ही पूरा कार्य कर लूँ बिना किसी की मदद से। इसके अतिरिक्त यह विधि बड़ी कक्षाओं की अपेक्षा छोटी कक्षाओं में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। यानी कि देखिए, जो योजना विधि होता है, अगर हम हाई क्लास में देते हैं तो उतना पूर्ण रूप से क्या होता है, सफल नहीं होता है, जितना कि वो छोटे कक्षों में होता है। अब छोटे कक्षा में कैसे होता है, तो छोटे कक्षों के जो बच्चे जो होते हैं ना, काफ़ी ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं और करने में रुचि रखते हैं बड़े कक्षा के छात्रों के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह मंद बुद्धि विद्यार्थियों का क्या है, पिछड़ना हो जाता है इसके अंतर्गत। तो ये हो जाता है मंद बुद्धि विद्यार्थियों का और पिछड़ना। छठा नंबर कहता है पुनरावृत्ति का अभाव। कहता है कि इस विधि की सबसे बड़ी निर्बलता यह है कि इसमें अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यानी कि देखिए, इसमें पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, रिकैप्चुलेशन नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि तो ये एक योजना विधि है, तो एक बार बनाने के बाद उसको क्या किया जाता है, फाइनल कर लिया जाता है। तो जिसलिए इस कारण से इसमें क्या हो जाता है, पुनरावृत्ति का अभाव बना रहता है। तो वही कहता है कि इस विधि की सबसे बड़ी निर्बलता यह है कि इसमें अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। अंत में यानी कि दो महान मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, कहते हैं कि योकम व शिप्सन के शब्दों में प्रोजेक्ट स्वाभाविक वातावरण में किए जाने वाले स्वाभाविक एवं जीवन तुल्य कार्य की एक बड़ी क्या है, इकाई है होती है। इसमें किसी कार्य को करने का तथा किसी वस्तु को बनाने की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास किया जाता है। आगे कहते हैं कि प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण होता है, फिर भी यह विधि अपने में पूर्ण नहीं है। इसके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों का प्रयोग क्या है, आवश्यक है। तो ये जो थे पुनरावृत्ति के अभाव के अंतर्गत, यानी कि पुनरावृत्ति मतलब क्या हो गया, यानी कि एक बार करने के बाद ये दोबारा नहीं हो पाती है। तो ये थे आपका छठे नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया आज प्रोजेक्ट योजना विधि के दोष के बारे में, जो कि आपका इसके मुख्य रूप से 6 दोष होते थे, 6 दोष हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पहला दोष हो जाता है खर्चीली विधि, यानी कि इसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। ज्ञान का अव्यवस्थित होना, यानी कि इसमें ज्ञान क्या हो जाता है, भटकते रहता है। स्कूल कार्य का अव्यवस्थित होना, यानी कि प्रोजेक्ट मिल जाने पर क्या हो जाता है, विद्यालय का कार्य क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाती है। अध्यापक पर अधिक बोझ, यानी कि शिक्षक प्रत्येक विषय में निपुण नहीं होते हैं, जिस कारण से क्या करते हैं, छात्र किसी दूसरे विषय का पूछते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, शिक्षक पर उस बोझ बना रहता है कि वो कैसे उस चीज़ को बताएं। मंद बुद्धियों का और पिछड़ना, जिसके अंतर्गत कर रहा है कि जो भी मंद बुद्धि के बाद से बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा अपना रुचि
नहीं दिखाते। इसमें वही बच्चे रुचि दिखाते हैं जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, यानी कि एक्टिव बच्चे ही चाहते हैं कि वो सारे कार्य को कर सके, और मंद बुद्धि के बालक क्या करते हैं, इसमें पीछे की ओर हटते चले जाते हैं, या करते भी है तो दूसरों की मदद से। और लास्ट में कहता है पुनरावृत्ति का अभाव। पुनरावृत्ति के अभाव के अंतर्गत कहता है कि इसका फिर से, यानी कि एक बार करने के बाद दोबारा यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आज हम लोगों ने देखा प्रोजेक्ट योजना विधि के दोष के बारे में। तो मैं अपनी कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।